हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट सेकंड, जिसमें हम देखेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने से पहले हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो गाइस, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो टू वर्ड से मिलकर बना है। स्पेक्ट्रम मीन्स लाइट एंड स्कोपी मीन्स टू डिटरमाइन। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कि किसी भी मतलब लाइट्स के थ्रू हम किसी भी सैंपल को डिटरमाइन करते हैं, उसको मेज़र करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम आईआर रेडिएशन मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज़ करके हम किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट उसमें फंक्शनल ग्रुप है या उसकी स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसको हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं गाइस इस वीडियो में। तो गाइस, इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझने के लिए बने रही हमारे साथ अंत तक। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम आईआर रेडिएशंस का यूज़ करके किसी भी सैंपल में प्रेजेंट जो फंक्शनल ग्रुप है या उसकी जो भी स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको हम डिटरमाइन करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी जो मतलब कंपाउंड में प्रेजेंट जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी वाइब्रेशंस को यहाँ पे मेज़र करते हैं और उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है या उसकी क्या स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम उस वाइब्रेशंस के थ्रू हम उसका पता लगाते हैं। Each functional group or structure characteristics of the molecules has unique vibrational frequency that can be used to determine the what functional group are in the sample। तो जैसे कि गाइस, हर एक जो है सैंपल रहता है या फंक्शनल ग्रुप रहता है, तो उसकी अलग अलग जो है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज होती है। तो उसके जो है अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के थ्रू ही हम उस कंपाउंड को डिटरमाइन करते हैं कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अननोन सैंपल। तो गाइस, ये जो है एक क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक है। मतलब हम यहाँ पे पता लगा रहे हैं कि हमारे जो भी सैंपल है या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मतलब ये जो है एक क्वालिटेटिव टेक्निक है। अगर गाइस, लेकिन अगर हम इसमें इसमें ये पता लगाना रहता है कि इसमें कितने अमाउंट में प्रेजेंट है या कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो जो चीज़ रहता है जो हमारा वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ पता लगा रहे हैं कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। मतलब हम उसकी क्वालिटी देख रहे हैं कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो इसलिए ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक होगा। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड। तो जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग से ही बता रखा है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनल ग्रुप मतलब उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो गाइस, ये जो है क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का यूज़ क्यों किया जाता है। तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि इसका जो यूज़ जो है किसी भी फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो गाइस, ये जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है। गाइस, जो भी हमारा सैंपल रहता है या जो भी हमारा कंपाउंड रहता है वो आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। देन एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो एक वाइब्रेशनल एनर्जी शो करता है या रोटेशनल एनर्जी शो करता है, जिसके बेसिस पे हम किसी भी कंपाउंड को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ओनली टू टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी यूज। ठीक है, तो हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं टू टाइप्स के एनर्जी को, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। तो ये दो टाइप के एनर्जी को यूज़ किया जाता है किसी भी कंपाउंड के डिटेक्शंस के लिए इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। If molecule present in the sample show vibrational and rotational energy, then we can identify the compound by the IR spectroscopy। तो कोई भी अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो प्रेजेंट है किसी भी हमारे कंपाउंड में, ठीक, तो उसकी जो भी वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी होती है, तो उसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के टेक्निक के थ्रू। IR valid for the dipole moment compound and it is not valid for the compound having zero dipole moment। तो क्या डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये आपको पता ही है। तो ये एक ऐसे कंपाउंड के लिए वैलिड होता है जिसमें जो है डाइपोल मोमेंट होता है, और ऐसे कंपाउंड जिसमें जीरो डाइपोल मोमेंट होता है उसके लिए जो है ये लागू नहीं हो सकता है, या उसके लिए आप बोल सकते हो कि ये वैलिड नहीं होता है।
तो इसके लिए एक फार्मूला यहाँ पे दिया गया है गाइस, एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो गाइस आप बोल सकते हो कि जो भी एनर्जी है वो जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी वेवलेंथ जो है उतनी ही कम रहेगी। तो यहाँ पे जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो लागू होता है। इट कैन बी मेजर ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। तो इसको हम उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको मेज़र करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ आई आर कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 रीजन्स। तो उसकी जो है वेवलेंथ के बेसिस पे हम आई आर को 3 रीजन्स में यहाँ पे डिवाइड किए हैं, नियर रीजन एंड मिड रीजन एंड फार रीजन। तो हम देखते हैं उसको वेवलेंथ नियर रीजन में, तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो नियर रीजन में होता है 0.8 माइक्रोन टू 2.5 माइक्रोन, एंड मिड रीजन में होता है 2.5 माइक्रोन टू 15 माइक्रोन, एंड फार में होता है 15 माइक्रोन टू द 200 माइक्रोन। तो ये जो है इसकी वेवलेंथ होती है, जो कि आप देख रहे हैं कि ये जो है पहले कम था, देन उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, फिर ये जो है हाईएस्ट पॉइंट पे चले गया है फार आई आर में। तो इसकी जो है यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो अब देखते हैं हम इसका वेव नंबर। तो इसका वेव नंबर जो है नियर का होता है 12,800 एंड देन 4,000। तो ये जो है इसका नियर आई आर होता है वेव नंबर इसका, एंड मिड में होता है 4,000 टू 200, एंड फार में होता है एंड 200 टू 10। तो आप जैसे कि आज देख रहे हैं कि जितना इसका जो है वेवलेंथ बढ़ा है वहाँ पे मतलब यहाँ पे उसका जो एनर्जी है उतनी ही वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, मतलब उसकी वेव नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो आप इसको यहाँ पे से भी आसानी से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो कि जितना ज़्यादा वेव नंबर होगा, सॉरी वेवलेंथ होगा, उतनी ही कम एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी कम उसकी वेवलेंथ होगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से क्लियर हो गया होगा। मिड आई आर इज़ यूज इन आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम मिड आई आर का यूज़ करते हैं आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के टेक्निक में। इन आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन यूज़ वेव नंबर फॉर एनालिसिस नॉट वेवलेंथ। तो हम आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव नंबर का यूज़ करते हैं, वेवलेंथ का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, वेव नंबर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई उसका मतलब लेमडा बोल सकते हैं आप इसको, मतलब इसके वेवलेंथ, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा उसकी वेव नंबर रहेगी, ठीक है, उतनी ही कम उसकी वेवलेंथ रहेगी। तो गाइस ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो गाइस इसका इंट्रोडक्शन हमने आपको काफ़ी अच्छे से लैंग्वेज में समझाया। तो गाइस आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसका इंट्रोडक्शन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, एंड फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो गाइस किस तरह से उसका वाइब्रेशन होता है उसको हम देखेंगे, और उसके कितने सारे टाइप्स होते हैं वाइब्रेशंस के, तो उसको हम देखेंगे इसमें। इन आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज टू डिटरमाइन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्ट्रेचिंग एंड मूवमेंट। तो इस जैसे कि हमने आपको बताया है स्टार्टिंग से कि आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी भी रोटेशन एंड वाइब्रेशनल और स्ट्रेचिंग एंड उसकी जो भी मूवमेंट्स रहती है उसको हम मेज़र करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, और उसके बेसिस पे ही हम उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। When any IR active compound absorb the IR radiation then it show vibration and rotational movement। तो जब भी कोई भी IR एक्टिव कंपाउंड जो है वो एब्जॉर्ब करता है IR रेडिएशंस को, देन वो जो है एक वाइब्रेशनल या रोटेशनल मूवमेंट जो है वो शो करता है। ड्यू टू द दिस मूवमेंट दे शो सम फिंगरप्रिंट स्ट्रक्चर। तो इस रोटेशन के कारण जो है वो एक फिंगरप्रिंट स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है। दिस स्ट्रेचिंग स्ट्रक्चर आर डिफर फॉर द डिफर फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो स्ट्रक्चर जो रहता है वो गाइस वो हर एक कंपाउंड के लिए, या बोल सकते हो कि हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए जो है वो अलग अलग रहता है। तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो वी कैन इजली आइडेंटिफाई द विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि अलग अलग इसकी जो भी फिंगरप्रिंट स्ट्रक्चर होती है, तो उसके कारण हम इसको आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे कंपाउंड में या सैंपल में प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। तो हम यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे वाइब्रेशंस का। तो यहाँ पे उसको वाइब्रेशंस को 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को फर्दर 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। बेंडिंग वाइब्रेशन को क्लासीफाई किया गया है इन प्लेन वाइब्रेशन एंड आउट प्लेन वाइब्रेशन। तो गाइस ये है वाइब्रेशंस का क्लासिफिकेशन। तो अब हम इसको देखते हैं डिटेल से 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो हम देखते हैं इसको, हियर द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम इंक्रीज और डिक्रीज बट द एटम रिमेन इन द सेम बॉन्ड एक्सिस। तो गाइस यहाँ पे जो है
जो एटम्स रहते हैं उसके बीच का डिस्टेंस तो है वो चेंज होता है, ठीक है, या वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, लेकिन उसका जो बॉन्ड एक्सिस है वो सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होती है। तो इसको हम आगे देखेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आर टू टाइप्स। तो हमने जैसे कि क्लासिफिकेशन में देखा था कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन टू टाइप्स के होते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग को। तो क्या सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में जो जो भी बॉन्ड्स रहते हैं, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है या तो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। मतलब जैसे कि हम इस डायग्राम से समझते हैं तो ये हमारा एक सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से दो एटम जो है वो अटैच है, ठीक है, एक बॉन्ड के थ्रू टू एटम्स जो है इससे अटैच हैं। तो ये जो एटम्स रहेंगे या तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, मतलब जो है ये देख सकते हैं आप कि ये इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या तो डिक्रीज़ होगी, ठीक है, या तो ये डिक्रीज़ हो जाएगी या इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब ये दोनों एटम जो है मतलब दोनों का एक साथ इंक्रीज़ होगा या तो दोनों का डिक्रीज़ होगा, आप ये बोल सकते हो। तो जैसे कि हमने इसके डेफिनेशन में देखा था स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, लेकिन जो हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ये जो है सेम रहता है। बस इसका जो भी इससे जो भी अटैच एटम्स है, ठीक है, उनके जो भी वेवलेंथ है उसमें मतलब चेंजेस आएगी, ठीक है। अब इसका जो भी एंगल है या एक्सिस है उसमें कोई चेंज हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, बस इसका लेंथ जो है या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। सेकंड आता है हमारा इसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो गाइस इसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में होता यह है कि इसमें जो भी एटम्स रहते हैं तो इसमें एक का जो है लेंथ जो है इंक्रीज़ होता है और एक का डिक्रीज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है वेवलेंथ यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एंड इसका जो है वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, मतलब इसमें एक का इंक्रीज़ होगा एक का डिक्रीज़ होगा, और सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में या तो दोनों का इंक्रीज़ होगा या दोनों का डिक्रीज़ होगा, तो इसलिए इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो गाइस ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो अब हम देखते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन इन्वॉल्व द movement of the atom which are attached to the common central atoms. There is a change in the bond axis and bond angle of the each individual atom without changing their bond length. And bending vibration require less energy and occur at the longer wavelength than stretching vibrations. It is also called deformation of vibrations. तो गाइस जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में कि जो भी हमारा सेंट्रल एटम है वो सेम रहता है, लेकिन इससे जो भी अटैच एटम्स रहते हैं उसकी या तो बॉन्ड लेंथ या इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। लेकिन बेंडिंग वाइब्रेशन के केस में ये होता है कि इसका जो लेंथ है वो तो सेम रहेगा, ठीक है, इसका जो वेव लेंथ है वो सेम रहेगा, लेकिन इसका जो एक्सिस रहेगा उसका जो एंगल रहेगा उसमें चेंजेस यहाँ पे आती है। बेंडिंग वाइब्रेशन रिक्वायर लेस एनर्जी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत कम एनर्जी में होती है, इसलिए इसका जो वेवलेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो ये कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में ही देखा था गाइस कि जितनी कम उसकी एनर्जी रहेगी उतनी ही ज़्यादा उसकी वेवलेंथ रहेगी। इसको हम डिफॉर्मेशन ऑफ वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। तो गाइस बेंडिंग वाइब्रेशंस को भी हमने टू टाइप से क्लासीफाई किया था, इन प्लेन वाइब्रेशन एंड आउट प्लेन वाइब्रेशन। तो इन प्लेन वाइब्रेशन को फर्दर क्लासीफाई किया गया है सिजरिंग एंड रॉकिंग में, एंड आउट प्लेन को वैगिंग एंड ट्विस्टिंग में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन प्लेन वाइब्रेशन में रॉकिंग एंड सिजरिंग को। तो रॉकिंग क्या होता है इसको हम सबसे पहले समझते हैं इस डायग्राम से, फिर उसका डेफिनेशन हम देख लेंगे। तो गाइस रॉकिंग में आप देख रहे हो कि इस इमेज में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है, मतलब इस डायग्राम में हमने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे जो भी एटम्स इस सेंट्रल एटम से अटैच है उनकी जो है यहाँ पे बॉन्ड एक्सिस है, या बोल सकते हो कि उसकी बॉन्ड एंगल है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जो है एक साइड मूव कर रहे हैं दोनों, ठीक है, और आप इस सिजरिंग में देख रहे हो कि ये दोनों हैं या तो एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से दूर। मतलब जैसे कि आप कैची गाइस, मतलब नाम से क्लियर है सिजरिंग, तो कैची आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि या तो जब उसको फैलाते हो आप तो दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, लेकिन अब जब उससे कटिंग करते हो तो दोनों को क्या करते हो आप सेम डायरेक्शन में लाते हो, ठीक है। तो वही चीज़ होता है इसमें सिजरिंग में, मतलब जो भी हम
कैंची से जो भी काटने वाला फिनोमिना होता है उसी टाइप का इसमें होता है सिजरिंग में। एंड रॉकिंग में जो भी 2 एटम्स रहते हैं या तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें जो है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये जो है आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा गाइस। अब हम इसको देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन वगैरह। तो सबसे पहले रॉकिंग है, इन प्लेन बेंडिंग of the atoms occur wherein they swing back and front with the respect to the central atom। तो हमने जैसे कि यहाँ पे रॉकिंग में देखा कि जो भी हमारा एटम्स रहेगा ये इस सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में या तो ये फ्रंट मूव करेगा या तो ये बैक में मूव करेगा, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये बैक में मूव कर रहा है, तो ये बैक में भी मूव कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट में करे, लेकिन मतलब दोनों का जो इसका डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। सेकंड सिजरिंग, 2 एटम्स कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम मूव टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसमें जो भी एटम्स अटैच रहेंगे वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, ठीक है। मतलब एक जो है वो इधर मूव कर रहा है तो एक जो है वो इधर मूव करेगा, तो ये जो है एक दूसरे के अपोजिट रहेगा सिजरिंग में। तो अब हम देखते हैं आउटप्लेन वाइब्रेशन को। तो गाइस इन प्लेन वाइब्रेशन आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं आउट प्लेन वाइब्रेशन को। तो इसमें आता है वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। तो वैगिंग में आप देख सकते हो गाइस कि ये हमारा एक सेंट्रल एटम है और ये जो है हमारा इससे अदर अटैच एटम। तो वैगिंग में क्या हो रहा है कि जो भी हमारे एटम्स हैं वो या तो ऑसिलेट होंगे अप या तो ये डाउन होंगे, ठीक है। मतलब ये जो दोनों ही एटम रहेंगे वो एक साथ या तो ऊपर जाएंगे, दोनों ही एक साथ ऊपर जाएंगे, या दोनों ही नीचे आएंगे, ठीक है। और ट्विस्टिंग में क्या होता है कि इसमें जो एक एटम रहता है वो ऊपर जाता है और एक जो है वो नीचे आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से डायग्राम में हमने इसको एरो से एक्सप्लेन किया है, तो गाइस ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस इसका डायग्राम। तो अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वैगिंग है, द 2 एटम ऑसिलेट अप एंड बिलो द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो भी सेंट्रल एटम है उसके रिस्पेक्ट में ये या तो अप ऑसिलेट हो रहे हैं या तो ये डाउन या बिलो ऑसिलेट हो रहे हैं। ट्विस्टिंग में 1 एटम मूव अप द प्लेन वाइल अदर डाउन द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे जो भी सेंट्रल एटम है हमारे ये उसके रिस्पेक्ट में या तो इसमें एक एटम जो है वो ऑसिलेट हो रहा है अप और एक हो रहा है डाउन, ठीक है। मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा। तो गाइस ये था आउटप्लेन वाइब्रेशन। तो गाइस फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की ओर। तो गाइस ये है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक आईआर रेडिएशन सोर्स है एंड ये रिफरेंस सैंपल सेल है एंड ये है ये रेफरेंस सेल है एंड ये है सैंपल सेल है एंड यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक सिस्टम लगा है एंड ये है स्प्लिटर एंड ये है डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर जहाँ से हमको ग्राफ वगैरह मिलती है। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसको हम देखेंगे इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से अच्छे से इसके एक एक पार्ट को। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आईआर रेडिएशन सोर्स। तो यहाँ पे हम कौन कौन से रेडिएशन सोर्स का यूज़ करते हैं उसको देखेंगे एंड मोनोक्रोमेटर्स, सैंपल सेल्स एंड डिटेक्टर्स। तो गाइस इस वीडियो में हम डिटेक्टर का बस इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन हम इसके लिए एक अलग ही वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जो भी हमारे जितने टाइप्स के डिटेक्टर्स इसमें यूज़ हो रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका एक अलग वीडियो हम जो है बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम आईआर रेडिएशन सोर्स। तो जो भी आईआर रेडिएशन सोर्स रहते हैं उसमें ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इट शुड बी हैव द इंटेंस इनफ फॉर द डिटेक्शंस। तो ये जो है काफ़ी इंटेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब इतना इनफ होना चाहिए कि उससे हम किसी भी कंपाउंड को डिटेक्ट कर सके जो भी फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। इट शुड बी स्टेडी होना चाहिए एंड एक्सटेंड ओवर द डिजायर वेवलेंथ। तो ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक आईआर रेडिएशन सोर्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हम नर्स्ट ग्लोवर। तो इसमें हम बेसिकली 3 तरह के जो है आईआर रेडिएशन सोर्स का यूज़ करते हैं, नर्स्ट ग्लोवर एंड ग्लोबर सोर्स एंड एक होता है हमारा मरकरी आर्क। तो ये 3 तरह के जो रेडिएशन सोर्स है उसको यूज़ किया जाता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्स्ट ग्लोवर। तो इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ होलो रॉड एंड कंपोज्ड रेयर अर्थ ऑक्साइड लाइक जिरकोनिया, यट्रिया एंड थोरिया। तो ये जो है एक होलो रॉड से मिलकर बना होता है जो कि बेसिकली अर्थ ऑक्साइड जैसे कि जर्कोनिया हो गया,
फोरिया हो गया एंड एट्रिया, तो इन सब से मिलके बना होता है। इसका साइज़ जो होता है, इसकी जो डायमीटर होती है वो 2 mm होती है और इसका जो लेंथ है वो 30 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ जो है वो होती है। तो गाइस ये है इसका साइज़। तो ये जो है MCQs वगैरह में गाइस पूछे जा सकते हैं, तो गाइस इसको आप अच्छे से अपने माइंड में रखिए। ग्लोबल जनरली हीटेड इट टू 1000 टू 1800 डिग्री सेल्सियस। तो इसको इसी टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है एंड इट प्रोवाइड मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ 7100 सेंटीमीटर। तो ये जो है 7100 जो है वेवलेंथ की जो रेडिएशंस को इमिट करता है जब इसको हम हीट करते हैं। तो सेकंड आता है हमारा ग्लोबल सोर्स। तो ये जो है ये सिंटर सिलिकॉन कार्बाइड से मिलकर बना एक रॉड होता है जिसका साइज जो है वो 4 mm होता है, मतलब 4 माइक्रोमीटर जो है इसकी डायमीटर होती है एंड 50 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ जो है वो होती है। तो जब हम इसको हीट करते हैं 1300 टू 1700 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो है मैक्सिमम जो है वो 52 सेंटीमीटर जो है वेवलेंथ का रेडिएशन जो है वो इमिट करता है जब इसको हम हीट करते हैं 1300 टू 1700 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पे। इट इज़ लेस इंटेंस सोर्स देन द नॉनेस्ट ग्लोवर। तो ये जो है गाइस, ये नॉनेस्ट ग्लोवर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लेस इंटेंस होता है। तो यहाँ पे जो है नॉनेस्ट ग्लोवर जो है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसको काफ़ी अच्छा एक रेडिएशन सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में। देन थर्ड आता है मरकरी आर्क। इन IR इन फार आई इंफ्रारेड रीजन वेव नंबर लेस देन 200 सेंटीमीटर स्पेशल हाई प्रेशर मरकरी आर यूज। तो ये 3 तरह के लाइट सोर्स का यूज़ किया जाता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सेकंड आता है हमारा मोनोक्रोमेटर्स। तो द रेडिएशन सोर्स विथ इमिट रेडिएशन विथ वेरियस फ्रिक्वेंसी। तो जो भी हमारा रेडिएशन सोर्स है गाइस वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी और मतलब बोल सकते हो कि वेरियस फ्रिक्वेंसीज की वो रेडिएशन जो है वो इमिट करता है। सैम्पल इन द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्ब ओनली द सर्टेन फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, तो वो कुछ फ्रिक्वेंसीज की ही लाइट को क्या करता है वो एब्जॉर्ब करता है। तो हम जो भी डिज़ायर फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ है उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं मोनोक्रोमेटर्स का। दिस इज़ मेनली 2 टाइप्स। तो गाइस यहाँ पे मोनोक्रोमेटर्स जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के यूज़ करते हैं हम। एक होता है प्रिज्म मोनोक्रोमेटर्स एंड सेकंड होता है हमारा ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिज्म मोनोक्रोमेटर्स को। तो गाइस प्रिज्म मोनोक्रोमेटर्स को हम यूज़ करते हैं सर डिस्पर्सिव एलिमेंट्स के जैसे इसका यूज़ किया जाता है और ये जो है मेटल हैलाइड से मिलके बने होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया। तो इसको मोस्टली मतलब सोडियम क्लोराइड से बने प्रिज्म का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ से हमारा लाइट सोर्स से या लाइट आ रही है, देन उसके बाद ये इसे टकरा के फिर ये जो है इस प्रिज्म में जा रही है, देन फर्दर ये जो है वो वापस आ जा रही है। तो ये जो है प्रिज्म मोनोक्रोमेटर्स हैं। एंड सेकंड आता है हमारा ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स। इफ प्रिज्म इज रिप्लेस बाय द ग्रेटिंग इन मोनोक्रोमेटर्स द हायर डिस्पर्सन कैन बी अचीव। तो जब प्रिज्म को रिप्लेस करते हैं ग्रेटिंग से तो हमको हायर डिस्पर्सन जो है वो अचीव होता है, तो इसको इसीलिए यूज़ किया जाता है। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये इसका टॉप व्यू है, इसका साइड व्यू है। ठीक है, तो ये एक पैरेलल लाइनिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे इसका फार्मूला दिया गया है, तो आप इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये MCQs वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको बस आपको याद रखना है कि ये क्या होता है ये फार्मूला। देन थर्ड देखते हैं हम सैम्पल सेल। तो भाई सैम्पल सेल जो है वो बेसिकली उस मतलब जो भी सैम्पल सेल्स है उसमें हम गैस हो गया या लिक्विड हो गया या सॉलिड किसी तरह के भी सैम्पल्स को उसमें प्लेस करते हैं। ठीक है, तो वो जो है ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी उसमें जो भी IR रेडिएशंस है वो आसानी से उसमें एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो इसमें मेनली हम NaCl या KBr से बने सैम्पल सेल्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो गाइस ये हैं सैम्पल सेल्स। तो देन फोर्थ आता है हमारा डिटेक्टर्स। तो गाइस डिटेक्टर्स मेनली हम यूज़ करते हैं यहाँ पे बोलोमीटर्स हो गया, पायरो इलेक्ट्रिक सोर्स हो गया, एंड एक होता है हमारा थर्मोकपल्स हो गया। ठीक है, तो ये कुछ डिटेक्टर्स हैं जिसका यूज़ किया जाता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में। तो गाइस इस पे हम एक अलग ही वीडियो बनाने वाले हैं। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए
एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। तो गाइस इसका हम अलग पार्ट लाने वाले हैं, पार्ट सेकंड। तो इसमें हम इस बताएंगे कि हम कौन कौन से डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं, तो उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड इसका एप्लीकेशन पार्ट भी बचा है, तो गाइस उस वीडियो में हम इसको भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।